गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी साथियों का स्टडी क्रैक मैथ्स चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज आप लोगों के लिए मैं कुछ चंद सवालों को लेकर आया हूं और जिसको कहते हैं कि गागर में सागर का काम करेगा। अभी जो हम कुछ चंद सवाल आप लोगों के सामने मैं पेश करने जा रहा हूं, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और खास करके जो रेलवे एनटीपीसी और स्टेट गवर्नमेंट के जो स्टेट गवर्नमेंट के जो तैयारी करने वाले छात्र हैं उन सभी साथियों को बहुत ही यानी लाभान्वित होंगे वो। इसलिए उन सभी साथियों को मैं निवेदन करना चाहूँगा कि प्लीज़ कम से कम जो है ये पूरा वीडियो आप एक बार जरूर देखें और देखने के बाद ही अपने निष्कर्ष पर निकलें तो आपके लिए बेहतर होगा। नहीं तो हो सकता है कि कहीं अगर आप ज़्यादा इग्नोर कर रहे होंगे तो हो सकता है आपको लॉस भी सहना पड़े। तो लॉस ना हो इसलिए पूरा वीडियो एक बार देखें और देखने के बाद अगर लगे कि नहीं हाँ ये सफिशिएंट है, इतना जो बताया जा रहा है वो सही है, तो फिर आप आगे का वीडियो देखेंगे, नहीं तो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए चलते हैं। मैं पहला सवाल लेकर आपके सामने आया हूँ जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और देखिए सवाल क्या कह रहा है कि P तथा Q की काम करने की क्षमता का अनुपात 5:7 है। तो P और Q दो व्यक्ति है और इसको कार्य यानी करने की जो क्षमता है वो 5:7 है। ये क्या है? क्षमता है। अब कहता है कि इसको समय कितना लगेगा, उनके द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात निकालिए। यानी डेज मतलब टाइम मतलब समय कितना लगेगा। तो मैं आप लोगों को बताया था कि जब दो व्यक्ति द्वारा कार्य किया जा रहा है, चाहे वो कितने भी दिनों में क्यों ना किया जा रहा हो, तो कार्य का जो समय जो होता है वो क्षमता के विपरीत होता है, व्युत्क्रम होता है। तो यहाँ पर भी मैं वही करने वाला हूं कि यहाँ पर जो क्षमता है, चूंकि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्षमता जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम का, समय का। तो स्वाभाविक है कि क्षमता अगर बढ़ता है तो समय क्या होगा? समय कम लगेगा। अगर क्षमता घटेगा तो क्या होगा? अगर क्षमता घटता है तो समय क्या होगा? ज्यादा लगेगा। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, ठीक इसके विपरीत हो रहा है। यहां पर एक दूसरे के व्युत्क्रम हो रहा है, तो यहां भी डायरेक्ट व्युत्क्रम कर देंगे। टाइम हो जाएगा 7:5, जो कि ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। ए ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ कि क्षमता जो होता है वो टाइम के व्युत्क्रम होता है, यही सूत्र, यही फॉर्मूला लगाना है दिमाग में और ऑटोमेटिक उसका आंसर ले लेना है। नेक्स्ट सवाल जो कि आपके सामने जो स्क्रीन पर आ गया होगा वो देखिए सवाल को। बहुत ही छोटा सा सवाल है और पहले भी आप लोग बनाए होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन उसको जो है स्पीड में यानी मन ही मन इसको काउंटिंग करना है। इसमें आप दिमाग में रख लीजिए कि अगर बट्टा से संबंधित कोई भी सवाल आता है और बट्टा में अगर छूट की बात किया जा रहा है और समतुल्य एकल बट्टा की बात कर रहा है और दो के समतुल्य बट्टा निकालना हो, तो माइंड में ही उसको क्या करना है कि डबल करना है। यानी कहने का मतलब जो जितना दिया हुआ उसको ऐड कर देना है। जैसे कि यह प्रश्न में देख रहे हैं, दो क्रमागत बट्टा जो है, दो क्रमागत बट्टा दिया हुआ है, कितना है? यानी 12% और 5%, यही दिया हुआ है। दो क्रमागत बट्टा है और एक समतुल्य बट्टा निकालने के लिए बोल रहा है। समतुल्य बट्टा निकालने के लिए बोल रहा है। तो समतुल्य बट्टा निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, यहीं से हम करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, पहले ऐड करेंगे। तो 12 5 17 और इसको एक बार जोड़ेंगे और एक बार गुना करेंगे और दोनों को अंतर कर देंगे। तो 12 पंचे 60, ध्यान दीजिए 17 के बाद जो है डबल शून्य देना है और 12 पंचे जो 60 दिए, ये 60 को क्या करना है? घटा देना है। तो 17 में यानी इतना में घटाइएगा तो कितना? 0, 10 में 6 गया 4 और यहाँ कितना हो जाएगा? 16.40। मतलब इसको लिख सकते हैं 16.4% जो होगा वो क्या होगा? समतुल्य बट्टा होगा। आई होप कि इसको समझ गए। कोई भी है अगर दो समतुल्य बट्टा दिया हुआ क्रमागत है, दो क्रमागत बट्टा दिया हुआ है और उसका समतुल्य बट्टा निकालना है, तो आपको माइंड में ही उसी समय करना है कि जितना भी दिया रहेगा दोनों को पहले जोड़ना है। जोड़ने के बाद जितना आएगा उसके बाद दशमलव देकर के 2 अंक लिख देना है। उसके बाद जो है यानी आपको क्या करना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद दशमलव के बाद वाले जो है में घटाना है।
जैसे कि यहाँ मैं किया था 12 और 5 को क्या किया, दोनों का ऐड किया, 17 हो गया, दशमलव दिया, 2 अंक 0 दे दिए, ठीक है। उसके बाद क्या किया मैं, 12 गुना 5, 12 पंचे 60, ये दशमलव के इस साइड वाले में लिखेंगे, तो 12 पंचे 60 आ गया, तो 60 क्या करेंगे, ये घटा देंगे, ये 60 घटा दे तो कितना बचा, 16.40। कितने भी आए, जैसे कि मान के चलिए अगर पूछ दिया आपको कि 20% और 30% का क्या होगा समतुल्य बट्टा, 20% और 30% का समतुल्य बट्टा निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे, वही करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 20 30 50 हो गया, और 50 को इसको 2 शून्य दे देंगे, फिर देखिए 20 तिया 60 कितना हो जाएगा, 20 3 दूना 6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा, 20 गुना 30 की जगह 600 हो जाएगा, तो इसको इस तरह से लिखेंगे और घटा देंगे, 50 में 6 गया तो कितना होगा 44, यानी 44%, समतुल्य बट्टा 44%। मैंने क्या बोला, इन दोनों को गुना करना है और दशमलव के जो 2 अंक है वहां से स्टार्टिंग करना है, तो 600 तो हुआ, लेकिन 600 में तो 2 अंक तो दशमलव के बाद वाले में ही लिखना है, तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देना है, यानी आप डायरेक्ट ही दिमाग में करना है। अगर इतना कर लेते हैं तो आपका आसान से बन जाएगा, ये प्रैक्टिस करेंगे तब ये आदत बन जाएगा, और फिर जब आदत बन जाएगा तो आपका जो एक सवाल है वो यानी आप मने मन ही कर लेंगे, कागज कलम कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन ये आपको दिमागी रूप से अप्लाइड करना पड़ेगा, गुना भाग करने के लिए सीखना पड़ेगा, तब जो है आप जल्दी से जल्दी इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। इस तरह से बनाना है तो आप बेहतर है। हालांकि ये सक्सेसिव मेथड इसको बोला जाता है, इसको सक्सेसिव मेथड बोला जाता है, जैसे कि x प्लस वाई माइनस, ये दोनों अगर माइनस माइनस ही है, चूंकि दोनों माइनस ही माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस ही दिया जाता है डायरेक्ट में। इस सूत्र के आधार पर ही मैं बनाया हूँ और कोई विशेष नहीं, जो कि आप लोग पहले से ही जानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि आप लोग नहीं जानते हैं। अच्छी बात है, जानना भी चाहिए, लेकिन उसको जो है आप कोशिश कीजिए माइंड में करने के लिए, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कह रहा है कि 6400 रुपये का 25% प्रति वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, मूलधन कितना है 6400 रुपया दिया हुआ है, और दर कितना हुआ दिया हुआ है 25% दिया हुआ है, और समय कितना हुआ है 3 वर्ष दिया हुआ है, 3 इयर्स। और निकालना क्या है, हमें निकालना है सीआई। सीआई निकालने के लिए मैं आपको पहले ऑप्शन लिख देता हूं, ये ध्यान दीजिएगा। ये ऑप्शन जो है, ये मैं बताया था कि ऐसे सब सवालों को 2 मेथड से करना है, चाहे आप डीएस लगाइए या डिजिटल लगाइए, ठीक है, डीएस मेथड या डिजिटल रूल्स, इन्हीं दोनों में से करना है। तो हम पहले सबसे पहले डीएस लगाते हैं। डीएस लगाने के लिए आपको मालूम ही है, यहीं से डीएस लग जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कैसे डीएस लगाते थे आपको याद होगा, क्योंकि ये तीनों जो है ना मल्टीपल के ही रूप में होता है, यानी ये 2 जैसे दिए, हम पहले सूत्र से अगर हम बनाएंगे तो क्या कर लिखेंगे, तो इसी तरह से लिखिएगा ना, 6400 गुना 1 प्लस दर कितना है 25/100 पर पावर 3 -1। लेकिन हमको वहाँ इतना करने की जरूरत नहीं था, हम यहीं से कर लेते। कैसे करेंगे वो ध्यान दीजिएगा, ये लिखने की जरूरत नहीं है, अगर ये लिखते हैं तो आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए इस टाइम वेस्ट ना हो, इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहीं से चलना है। तो 25 है ना, देखिए 25, और यहां पर आप क्या, हम क्या बोले हैं कि 100 का जो डिजिटल सम होता है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि 1 होता है, 1 से भाग देने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए हम 25 में डायरेक्ट यहां पर 1 क्या करते थे, जोड़ते थे। 1 जोड़ते थे तो कितना होगा, 25 में 1 जोड़िएगा 26 हो जाएगा, और पावर चूंकि 3 है तो 3 लिख दीजिए यहाँ पर, 6 2 8। 8 का अगर 3 बार पावर है तो 2 बार कीजिएगा तो 8 गुना, इसको क्या लिख सकते हैं, 6 2 8, 8 गुना 8 गुना 8, इसका कितना होता है 1 गुना 8 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8। तो डिजिटल सम 8 इधर तो अभी तक इसका निकला है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1 माइनस करते हैं, 1 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 7। और ये 7 जो है इससे भी गुना करना पड़ेगा, 6 और 4 कितना होता है 10, और 10 को क्या लिखते हैं 1 गुना 7 कितना होता है 7। तो इसका डीएस तो हो जाएगा 7। अब हम चेक कर लेंगे इसमें कि 7 किसका होता है। तो यहाँ पर देखिए 6 और 5 11 नहीं होता है, 5 6 11 1 12, इसका डिस्टेंस सम 3 होता है, नहीं हुआ, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 6 नहीं हुआ, 6 1 7 ये होगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा आपका डी नंबर ऑप्शन होगा।
आई होप कि इसको समझ गए होंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं एक निनान से बताता हूं इसको क्या करना था। मैं आपको इस तरीके से पहले ही बता चुका हूं ये सवाल, तो इसको मैं फिर लाया था मैं, इसलिए कि थोड़ा रिपीटेशन अगर हो जाता है तो आपको समझ में आ जाएगा। हमें कुछ नहीं करना है, इतना तो आपको फार्मूलाज मैं पहले बोला हूं कि फार्मूलाज आपको याद होनी चाहिए। अगर फार्मूलाज याद है तो आपको कोई परेशानी होने वाली आगे नहीं है। तो फार्मूलाज में हम क्या करते हैं, मूलधन को तो आप इससे गुना ही करते हैं ना, मूलधन को इससे गुना करते हैं, लेकिन इनमें जो फार्मूलाज रहता था क्या करते हैं, एक जोड़ते हैं उसका, लेकिन फिर इसका पावर का यूज करके लास्ट में उसका क्रिया करके फिर 1 घटाते थे। तो यहां से हम डायरेक्ट अगर लिखना चाहे तो ध्यान दीजिएगा, 6 4 10 इसको गुना कीजिएगा तो इसका कितना डिजिटल सम हो गया, 1 गुना 5 2 7 7 और 1 कितना हो जाता, 8 8 पर क्यू होता है तो 8 का क्यू कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 8 64 और -1, तो 8 8 64 जब होगा तो उसका डिजिटल सम 1 होगा। 1 से फिर 8 से गुना कीजिए क्योंकि पावर 3 है, तो कितना 1 गुना 8 कितना हो गया 8, तो यानी 1 गुना 8 में 1 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7, तो 1 गुना 7 कितना हो गया 7, तो इसका डिजिटल सम जिसका 7 होगा तो वही आंसर होगा। तो डिजिटल सम किसका 7 हो रहा है, डी नंबर ऑप्शन का, इसलिए करेक्ट नंबर कौन होगा, डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम चलते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है जो कि आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, देखिए बहुत तेजी से बनाएंगे। कहता है कि एक व्यक्ति जो है प्रति वर्ष 500 रुपये प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 2 वर्षों के लिए 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करता है, तो 2 वर्षों के अंत में धन राशि का परिपक्वता मूल्य क्या होगी। ध्यान दीजिए, यानी कहने का मतलब एक व्यक्ति है वो प्रत्येक साल जो है 500 रुपया लगाता है। अभी ये 500 रुपया अभी लगा दिया, फिर अगले साल फिर वो 500 लगा रहा है, तो 500 पर ब्याज कितना मिलता है, ये कितना परसेंट, 10%। तो 10% का आप क्या कीजिएगा, तो इसको क्या लिखता है 10 1 11/10, क्योंकि 1 + 10/100 होता है ना, तो इसीलिए 10 होता था तो हम क्या करते थे 1 जोड़ देते थे, 11 क्या हो गया 10। उसके बाद क्या करते हैं प्लस, फिर ये 500 जोड़ दिया, पहले 500 लगाया था तो अब कितना हो गया 1000, इस पर कितना ले रहा है वो भाई 10%, तो 11 कितना हो गया 10। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहीं से हम निकालेंगे, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ नहीं करना है। हम देख रहे हैं कि यहां पर कॉमन आ रहा है, कितना आ रहा है, यही कॉमन आ रहा है, मतलब ये जब ये कॉमन हो जाएगा तो इसको लिख सकते हैं 500 जोड़ 1000, लेकिन ये मैं कर रहा हूं, लेकिन ये करना नहीं है एग्जाम में,
हमको डायरेक्ट यहीं से करना था। क्या करना था, 11 का ये गुणज होगा, जो भी होगा 11 गुणज होगा, क्योंकि 10 से 11 भाग नहीं लगता, इसलिए डायरेक्ट जो है इसका 11 का गुणज होगा ही होगा। लास्ट में आप क्या करेंगे, इसको जोड़ करके इससे भाग देंगे, फिर इससे गुना करेंगे। तो वही चीज में हमको समझना था, क्योंकि यहाँ दर कितना था, 10% था। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या करते हैं, एक प्लस करके लेते हैं ना। और चूंकि हमको क्या निकालने के लिए बोल रहा था, हमें मिश्रधन निकालने के लिए बोल रहा था, और मिश्रधन में -1 नहीं होता लास्ट में, तो -1 नहीं होता तो डायरेक्ट हम 11 का चेक कर सकते हैं। मिश्रधन में डायरेक्ट जो है हम दर से ही हम यानी सॉर्ट आउट कर देंगे अधिकतर सवाल, दर से और मूलधन से। तो हम दर से ही देख लिए शुरुआत में ही हमें, क्योंकि दर जो दिया हुआ था वो 10% दिया हुआ था, 10 से ही हमें निकाल लेते हैं। 10 को क्या करते हैं, इसमें 1 जोड़ते हैं हमेशा, तो यही 11 का गुणज हमें चेक करना था। 11 का गुणज अगर आप चेक कीजिएगा, यानी डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पर लागू कीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कि 11 से जो है ये नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, ये आपको पता है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल्स मालूम है कि ये जो संख्या है और ये संख्या जो है, दोनों को जोड़ने के बाद, इन दोनों को घटाने के बाद 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, तो इसलिए भी नहीं होगा। 11 का 11, लेकिन ये 50 जो 11 से नहीं कटता है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। 11 का 11, 11 × 55 ये कट जाता है, ये आंसर हो जाएगा सी होने की संभावना है। फिर भी अगर हम 1200 को पहले चेक कर लेते हैं, 11 का 11 100 है, 11 से नहीं कटेगा, इसलिए आंसर ये नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए सवाल, ये छोटी छोटी सवालें हैं, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। और मैं आपको बताया हूं, मैं आप लोगों को अगर मेरा क्लास बराबर देखेंगे तो कहां पर कैसे लगाना है, हथियार चलाना, हम यानी मैथमेटिक्स का जो टूल्स है, जो हथियार है, वो चलाना हम आपको सिखा देंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स से संबंधित, इसलिए आप लोग बने रहिए। मैं आपको इतना आदती बना दूंगा कि आप खुद ब खुद अगर 10 क्लास मेरा लगातार देख लिए तो उसके बाद हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी तुम्हें बोलना पड़ रहा है, उसके बाद हमें बोलने की जरूरत नहीं होगा, आप खुद यानी महसूस करेंगे, एहसास करेंगे। और हम जो अभी रिपीटेशन कर रहा हूं, ये हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, जो कि आपके स्क्रीन पर है। तो देखिए कह रहा है कि एक वस्तु जो है वो 20% की छूट पर 2400 रुपये में बेची गई। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि 20% की छूट दिया जाता है और 2400 रुपये में बेच दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो इसको हम बराबर विधि से ही बनाएंगे। तो 20% छूट दे रहा है, तो मतलब क्या हो गया, 80% में ही बेचा होगा, क्योंकि छूट दे रहा है तो यानी कम में बेच रहा हो। तो 80% बराबर कितना हो गया, 80% बराबर हो गया, 80% बराबर हो गया 2400 रुपया। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, यदि छूट 25% हो, ये तो 20% में ऐसा हुआ, अगर 25% छूट होता तो कितना हो जाता, 75%, तब इसका मूल्य कितना होता है। मान के लिए x, और आप रोटेशन विधि इसका प्रयोग करते हैं, तो क्या करते हैं, इसके डायरेक्ट ये कट रहा है, 8 तिया 24 और 3 से गुना कीजिए 75 में, तो 5 तिया 15 और 7 तिया 21, 2 22, 1 शून्य, यानी x बराबर कितना हो गया, 2225, जो कि ऑप्शन नंबर जो है आपका ये होगा। ए नंबर में जो है 2250 है, बी नंबर में जो है 2000 है, सी नंबर ऑप्शन में जो है 1800 था, और डी नंबर ऑप्शन में जो है 2150 है। तो आपका करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, आई होप कि इसको आप समझ गए होंगे। तो इस चीज को समझना है, यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, ये विक्रय मूल्य परसेंटेज में था, इसको ये दिया वाला था विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, दूसरा में भी ये विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य कर दिए। रोटेशन विधि में क्या होता है कि एक दूसरे से डिवाइडेड का काम करता है, क्रॉस में क्या होता है, मल्टीपल होता है। इस चीज को आप ध्यान में रखना होगा, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन में आएंगे, क्योंकि मेरा 5 मेथड में से जो है एक मेथड ए भी रहेगा, जो कि ये जो है लाभ हानि प्रतिशतता बट्टा चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ सवालों में जो है ये 20% सवाल को ये इसी विधि से हम बनाने वाले हैं लगभग। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। और वो नेक्स्ट सवाल जो है, जो कि आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, बहुत ही छोटा सवाल है, और जो कि आप 7th या 10th 8 में पढ़े होंगे, वही सवाल यहाँ पर है, लेकिन इसको बनाना है। कह रहा है कि x² प्लस 17x प्लस 12 बराबर कितना, 0। तो कह रहा है कि a का जो मान है -9 या 8 होगा, b नहीं, a का मान नहीं बल्कि x का जो मान होगा, x का जो मान होगा -9 या 8 होगा, या -8 या 9 होगा, या सी नंबर में दिया है -8 या -9 होगा, डी नंबर में जो है 8 या 9 होगा। ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवालों के लिए जो है हम चिन्ह को देखते हैं। चिन्ह में क्या देखना पड़ता है, जो हमें लास्ट में दिख रहा है
जिसका मान कभी नहीं बदलता है। इधर का जहाँ x क्या वेरिएबल है, इसका मान अगर बढ़ेंगे तो इसका मान बदल जाता है, 1 रखेंगे तो कुछ होगा, 2 रखेंगे तो कुछ होगा, यहाँ भी 1 रखेंगे तो कुछ निकलेगा, 2 रखेंगे तो कुछ होगा। ये तो वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, तो हमें कांस्टेंट वाले को पहचानना पड़ता है। तो कांस्टेंट वाले को करते क्या है, कांस्टेंट में जो भी अंक होता है, जैसे कांस्टेंट में कितना है 12 है, इसी से हम काम चलाएंगे। 12 को हम 12 था कि 72 था, सॉरी यहाँ पर जो है 12 नहीं 72 है, ठीक है, सॉरी 12 नहीं है बल्कि 72 है। हाँ, अब यहाँ 72 लिखना पड़ेगा हमको, हाँ 72। अब हमें क्या करना है, इसको ही गुणनखंड करना है, इसको गुणनखंड करना है। तो ऐसा गुणन करना है कि हमें जोड़ने के बाद कितना आ जाए, जोड़ने के बाद ये 17 आ जाए। इन्हीं दोनों की क्रिया होती है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो जोड़ने के बाद जो है 17x होना चाहिए, इसको ऐसा गुणनखंड करना है, इसको तोड़ना है कि जोड़ने के बाद इतना पुर जाए और गुना करने के बाद इतना ही पूरे, क्योंकि इसको गुणनखंड के रूप में हम तोड़ते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, 9 गुना 8। चूंकि यहाँ पर एक प्लस का चिन्ह ये बता रहा है कि जो भी होगा पॉजिटिव होगा। ये प्लस का चिन्ह क्या बता रहा है, ये प्लस का चिन्ह बता रहा है कि पॉजिटिव ही होगा। क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव होने का मतलब कि हमेशा जो ये वैल्यू होगा दोनों पॉजिटिव ही होना चाहिए। इसका जो मान होगा वो हमेशा दोनों क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो दोनों, अगर माइनस या माइनस, अगर ये माइनस क्या होता है, ये माइनस गुना माइनस यानी प्लस हो जाता है। अगर -9 और -8 कितना होता है, -72 यानी +72 होता है। तो या प्लस यही तो होता है, यही दोनों में से होना चाहिए, चाहे माइनस होगा या प्लस होगा। लेकिन यहाँ पर जो है हमेशा जो है पॉजिटिव ही होगा। यहाँ से दर्शा रहा है कि हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। ये इससे हमको पता चलता है, ये जो हमें पॉजिटिव दिया हुआ है, अगर एक आप नेगेटिव लेते हैं एक पॉजिटिव लेते हैं तो ये चिन्ह जो है हमेशा आपके लिए नेगेटिव का काम कर जाएगा, और जब नेगेटिव का काम करेगा तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए इस साइन को और इसको समझना है। अगर इस साइन को और इसको साइन को समझ गए तो आप परफेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि प्लस का मतलब ही होता है ये हम जब भी होगा तो हमेशा पॉजिटिव वे में होगा। योग जो होगा हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर एक प्लस और एक माइनस नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर एक प्लस और एक माइनस होगा तो इसका गुणनफल जो होगा वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस ना हो जाए इसलिए यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, दोनों पॉजिटिव लेना होगा। ये सूचित कर रहा है कि हमेशा जब भी लेना है तो यहाँ पॉजिटिव लेना, क्योंकि यहाँ चिन्ह पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेना है। अगर नेगेटिव रहता यहाँ पर, अगर यहाँ पर नेगेटिव रहता, यहाँ पर अगर नेगेटिव रहता तब जो है हम यहाँ पर क्या लेते, नेगेटिव ले सकते थे, अन्यथा नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ही हमें पता चल गया कि 9 और 8 ये, और इस साइन से पता चल गया कि ये प्लस में है। और जब प्लस में आएगा तो रिजल्ट जब भी निकलेगा तो x + 9 और x + 8 हो जाएगा। और इसका मान मालूम ही है, x का मान क्या होता है, माइनस में हो जाएगा। और x + 8 = 0 लिखते थे इसको, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -8। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, -9 और -8 कहाँ है, -9 और -8 यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से बनाना है। अगर इसको समझ में नहीं आया होगा तो कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है। फिर मैं जो हूँ नेक्स्ट सवाल में लाऊंगा, फिर उसको जो है समझाऊंगा, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बार जो है पीछे जाकर के आप देख लीजिए मैंने क्या किया। मैं कुछ नहीं किया, बस ये 72 और यहाँ प्लस का ये दोनों के चिन्ह पर ही निर्भर मैं हुआ। इन दोनों को समझना है। इसका क्या करते हैं, हमेशा गुणनखंड करते हैं। ऐसा गुणनखंड करते हैं कि गुना करने के बाद इतना ही पूरे, और जोड़ने के बाद जो ये मध्यम टर्म होता है वो उतना पूरना चाहिए। जोड़ने या घटाने जो भी कर रहे हैं उसके हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, उसके हिसाब से डायरेक्ट हम चिन्ह से ही बना लेंगे, गुणनखंड बनाने की जरूरत नहीं है। गुणनखंड बनाना शुरू कर दिए तब तो कहानी खत्म। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। और बहुत ही अच्छा सवाल है। हाँ, देखने में तो लगता है कि ये छोटा है, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। इसको जो है खड़े खड़े मारना है, कुछ विशेष करना नहीं है, बस थोड़ा सा ऑब्जर्व करना। मैं आपको बताया हूं ऑब्जर्व करने के लिए, वो ऑब्जर्व करना। कह रहा है कि वह सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या क्या होगी जो 12, 15, 20 तथा 54 से विभाजित होगा। 12, 15, 20 तथा 54 से
विभाजित होगा, डिवाइडेड। ठीक है, तो कौन सा यहां पर हमें क्या करना, मैं आपको बताया था कि अगर ये विभाजित कर रहा है ऐसा कौन सा संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ऐसा ही है जो कि 12, 15, 20 तथा 54 से विभाजित हो। तो ऐसा सवाल के लिए सबसे पहले ये जो बोल रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी हम देख लेंगे कौन है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी जो हमें पहले दिख रही है, तो इसको पहले हम चेक कर लेंगे। क्या ये 3 से विभाजित है, क्योंकि 9 है तो होगा ही। 4 से है, हम देख रहे हैं लास्ट का 2, 4 से, क्योंकि 12 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 4, तो 3 का तो हम चेक कर लिए। 4 का जब हम चेक करना शुरू किए तो हम लास्ट का 2 डिजिट ही चेक करते हैं। लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से कट जाता है तो हम समझेंगे कि ये पूर्णतः 4 से विभाजित होगी। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं ये 90 है, और ये 90 जो है, ये जो 90 है लास्ट का 2 डिजिट वो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए इन तीनों में कौन सा बड़ा है, इन तीनों में हम देख रहे हैं ये बड़ा है। अब इनका देखना है कि 3 से कटता है नहीं। 9 8 2 16 8 8 16 2 18, ये 9 3 से कटता है, 9 से भी कटता है। लेकिन 4 से देखना, 4 से कटता है कि 4 7 28 कटता है। अब फिर देखिए 5 से कटता है क्या, ध्यान, क्योंकि 20 है ना, 20 को हम लिख सकते थे, 20 को लिख सकते थे 5 गुना 20 बराबर 5 गुना 4, तो 4 से तो हो जाता है, लेकिन 5 से होता है क्या, नहीं होता है, इसलिए ये आंसर क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब इन दोनों में कौन बड़ा है, 97 से 20 बड़ा है। अब इनको चेक कर लेते हैं, 9 से तो कट जाता है, अब देखिए 5 से भी कट जाता है, ये 4 से भी कट जाता है ये, तो अब ये संभावना है कि ये होने की संभावना है। ठीक है, 27 दूना 54, यानी ये इसकी संभावना तो बन रही है। लेकिन एक बार फिर इसको चेक कर लेंगे, 9 3 12 4 16 6 22, ये नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। इसमें हमें डिविजिबिलिटी रूल लगाना है, और डिविजिबिलिटी रूल में छोटा छोटा करना है। जैसे 12 में 3 और 4 मिलता था, इसमें 3 है तो 5 में 3 तो करिए लिए, 5 इसमें है तो 3 5 4 का चेक करके ही निकल गया, ज़्यादा करने की जरूरत पड़ा ही नहीं। इस तरह से आप बना लेंगे आराम से, कोई लॉस ऑफ फॉस बनाने की जरूरत नहीं है। अगर लॉस लेना शुरू किए फिर आपको गुना भाग करना पड़ेगा उसमें, तो वो फिर दिक्कत है। और डिजिटल सम यानी डिविजिबिलिटी रूल्स अगर मालूम है तो आसानी से आप बना सकते हैं इसको। इस तरह के एलसीएम जितने भी होंगे आप डिविजिबिलिटी रूल से ही बनाएंगे तो बेहतर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ जो है, ये बस आज यहीं तक, ऐसे लास्ट सवाल था। तो समय ज़्यादा हो जाने की वजह से जो है हमें थोड़ा फास्टली करना पड़ता है, ताकि जो है बच्चों का भी डिमांड है कि फास्टली से किया जाए। लेकिन हमें जो जहाँ तक समझ में आता है कि अगर हम फास्ट से करेंगे तो हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आए। तो इसलिए अगर हम हमसे फास्ट करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको भी फास्ट होना पड़ेगा, आपको भी बेसिक्स जो है जानकारी लेनी पड़ेगी। अगर आप बेसिक्स जानकारी नहीं लेते हैं तो हम फास्ट करने में जो है, फिर अगर करते हैं फास्ट करते हैं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, वो फिर ऊपर से चला जाएगा। तो उससे बचने के लिए जो आप बेसिक पर ध्यान दें, और जब बेसिक होंगे समझ में आएगा तब जो है हमारे ये सवाल का जवाब जो है आप सही ढंग से समझ में आएगा। आई होप कि ये सब आप समझ गए होंगे। तो अगर वीडियो को अगर समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं फास्ट बोला हूँ, आज कोशिश किया हूँ फास्ट बोलने का, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ, मैं खुद प्रयोग कर रहा हूँ कि किस तरह की भाषाओं का आपको समझ में आ रहा है, तो उसी के हिसाब से मैं आगे भी कोशिश करूँगा। आप लोगों ने फास्ट कहा, मैं आज फास्ट ही शुरुआत की, मैं थोड़ा ढीला था, लेकिन मैं अब धीरे धीरे वो ढीलापन दूर करता जाऊंगा मैं, इसलिए टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है। मैं बहुत ही फास्ट पढ़ाऊंगा, इतना फास्ट कि आप लोग सोचे भी नहीं होंगे। तो लेकिन आप मेरे कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे, इधर उधर की बातों में ना रहेंगे। यानी मेरे में क्या है, सिर्फ जो है आप अगर फार्मूला जानते हैं और मेरे कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें, सारा समस्याओं का हल हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, आज यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।